बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर हसन राशिद का आपको सलाम और आप देख रहे हैं सुनो देखो हसन के साथ। इमरान खान की हुकूमत को गिराने में तमाम पार्टियां तमाम सियासी जमातें कहती थी कि एक ऑर्गेनिक तरीके से हमने बानी पीटीआई इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है। अमेरिका इमरान खान को पसंद नहीं करता था, उस पर इंशाल्लाह अलग व्लॉग बनाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर हसन राशिद का आपको सलाम और आप देख रहे हैं सुनो देखो हसन के साथ। एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आपने देखा कि नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान ने क्या बात और क्या एक किस्म का राज से पर्दा उठाया। जैसा कि आपको पता होगा, इमरान खान की हुकूमत को गिराने में तमाम पार्टियां तमाम सियासी जमातें कहती थी कि एक ऑर्गेनिक तरीके से हमने ये पीटीआई इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है। और जो भी मतलब तहरीकें चली, तहरीक एतमाद और फिर मौलाना फजल रहमान साहब का एक पीडीएम और जो जिस तरीके से भी जो भी सिनेरियो था उसके मुताबिक एक कहा जाता है कि एक ऑर्गेनिक तरीके से हम बानी पीटीआई इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में इमरान खान का बयान ये था कि उनकी हुकूमत गिराई गई, वो एक साजिश के बतौर गिराई गई, जिसमें अमेरिका भी वो कहते थे कि उसमें शामिल है। अमेरिका इमरान खान को पसंद नहीं करता था, उस पर इंशाल्लाह अलग व्लॉग बनाएंगे, क्यों नहीं पसंद करता था वो अलग बात है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान को पसंद नहीं करती, तो उन्होंने गठ जोड़ कर एक साजिश के जरिए मेरी हुकूमत गिराई। तो इस पर जो बंदा कहता है कि भाई हुकूमत गिराई गई, एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, तो उसके साथ जो हालात होते हैं वो आपके सामने हैं। चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे वो अरशद शरीफ हो, चाहे वो समी इब्राहिम हो, जो भी इस बात को अवे करते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का अहम किरदार है, तो उनके साथ जो भी होता वो आपके सामने था। कल मौलाना फजल रहमान ने अपने इंटरव्यू में ये राज से पर्दा उठाया कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट में, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने हमें हुक्म दिया कि आप इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बतौर उनकी हुकूमत गिराई जाए। ये हमारा फैसला नहीं था। और अगर मौलाना फजल रहमान का कहना ये था कि अगर मैं नहीं करता, अगर मैं मना करता, तो ये मैसेज करने जाता कि वो इमरान खान का साथ देना चाह रहे हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए फिर हमने एक तहरीक अदम एतमाद लेके आए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई। तो सारा सिनेरियो आपके सामने, तो उससे राज से पर्दा तो उठ चुका है कि मौलाना फजल रहमान ने बता दिया है कि सारा सब कुछ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मौलाना फजल रहमान ने बात बताई क्यों? 18 महीनों ने हुकूमत की, ये बात नहीं बताई, इस वक्त क्यों बात बताई? वो ये मेरे ख्याल से वो ये बात है कि उनको मालूम था, कि उनको लग रहा था कि मुझे 15-16 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन उनको नहीं मिली, उनको 4-5 सीटें मिली। तो उसके ऊपर कुछ पिछले इंटरव्यू में थोड़ी बहुत हिंट देते जा रहे थे कि ये वो समझे कि मुझसे राब्ता किया जाएगा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, उनसे राब्ता नहीं किया गया। तो उस वक्त फिर मौलाना फजल रहमान साहब के पेट में बात नहीं रही, उन्होंने उगल दिया जो भी था उनके दिल में। तो वो आपके सामने है कि क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा। मतलब पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है, इसको इलेक्शन नहीं कह सकते हम, एक तरह का खेल खेला गया पाकिस्तानी अवाम के साथ। चाहे वो एमकेएम देखें, एमकेएम मतलब सोचने की बात है, 2.5 लाख वोट लेकर उसके पास 15 सीटें कौमी असेंबली की, 26 सीटें सूबाई असेंबली की है। जहां तक कि एमकेएम तबाह और खत्म हो गई थी कराची में, कुछ भी उसका नामो निशान नहीं था। बाकी आप सिंध में देख लें कि सिंध में किस तरीके का इलेक्शन कराया गया, और आप पंजाब में देख लें पंजाब में किस तरीके का इलेक्शन कराया गया, केपीके में देख लें केपीके का इलेक्शन किस तरीके कराया गया, बलूचिस्तान में देखें बलूचिस्तान का इलेक्शन किस तरीके कराया गया। तो ये इलेक्शन नहीं कह सकते, इसको सिलेक्शन ही कहेंगे। किसी एक लाडले को बुलाया गया और उसको फिर बिठाया गया और उसको कहा गया कि भाई हम आपको वज़ीर बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर उसको तगो-दो लगा दिया गया कि तू उससे 2 सीटें ले लो, तुम उससे 2 सीटें ले लो, तुम उससे 2 सीटें ले लो। अब आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ लोग रो रहे हैं, वो पीटीआई के लोग नहीं है, वो जमात इस्लामी के लोग नहीं है, मतलब जो हारी हुई जमातें उनके लोग नहीं, वो जो जीती हुई जमातें उनके लोग हैं। नून लीग की तरफ से जो ट्रेंड चलाया गया, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ चाहे मुल्क पाकिस्तान को नवाज शरीफ चाहिए, और ये वो नारे मार मार कर गले खुश हो गए उन साथियों के जो नवाज शरीफ से करबत हासिल रखते थे और नवाज शरीफ से हमदर्दी रखते थे। उनके अब ये दुखों वाले स्टेटस उनके सामने शाया हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का गालिबन एक पर्सनल सेक्रेटरी है, उन्होंने एक शायरी भी अपनी पोस्ट की और एक ट्वीट भी किया, इसमें नवाज शरीफ साहब को हटाया गया है, और तो उस पर वो दुख का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का हीरा हमने खो दिया।
तो जहां तक कि जबकि पीटीआई जब हार कर भी उसका मैंडेट भी चोरी किया गया और वो फिर भी एक साबित कदम रहकर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खड़ी है। तो अब पता नहीं किस तरफ हमारी सियासत जारी है हमारे मुल्क की, तो मालूम नहीं हो रहा है। जो हार रहे हैं वो हिम्मत के साथ खड़े हैं और जो जीत रहे हैं वो रो रहे हैं। अब देखें वजीर आजम का जो अब आएगा कि हुकूमत साजी का माहौल बनने जा रहा है। पीपी की तरफ से और नून लीग ने इत्तेहाद किया है और एक नई गठजोड़ के साथ हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके मद्दे मुकाबले एक अहम इंकशाफ जो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से आया है कि वो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से अभी भी पीटीआई से राब्ते किए जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि हमारी पहली चॉइस पीटीआई है, ना कि नून लीग। हत्ता कि जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि वो वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। अभी भी पीटीआई से उनके राब्ते जारी हैं। इस पर पता नहीं कि नवाज ज़रदारी साहब कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं और किस तरीके की ज़रदारी साहब एक बॉल डाल रहे हैं। देखिए अब कौन इसको पिक कर पाता है। बाकी आप कराची में देख लें, कराची में मैंडेट चोरी किया गया पीटीआई का और जमात इस्लामी का। हुकूमत साजी के माहौल में पीटीआई ने जेयूआई से इत्तेहाद किया है, जमीयत उलमा इस्लाम से। हत्ता के जमीयत उलमा इस्लाम वाले इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे और इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कहते थे। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त एक अच्छी सलाम दुआ आगे हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ। वल्लाह आलम इससे कहां तक चलती है, कहां तक पहुंचती है। और पीटीआई ने उनसे अपना साथ मांगा है कि वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब खान साहब के लिए अपना वोट कास्ट करें। हत्ता कि अभी तक मैंडेट बाकी तहरीक इंसाफ का मुकम्मल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वज़ारत उज़्मा के इंतखाब से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना उम्मीदवार जरूर नामजद करेंगे। और नामजद किया है उन्होंने, भले वो हारे या जीते। अब जब तक देखें, जब तक अपना मैंडेट के ऊपर जंग लड़ें, क्योंकि ये थोड़ी बहुत टिपिकल जंग है। और जहां तक मुझे लगता है जब तक ये जंग लड़ेंगे, जब तक ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक हुकूमत साजी के उसमें आ जाएंगे और हुकूमत बना लेंगे अपनी। और देखिए आपको पता है जमात इस्लामी के साथ क्या हुआ, कराची में उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। हाफिज नईम साहब ने एक अच्छी मतलब पेशकदमी की और अपनी सियासत को एक अच्छे ट्रैक की तरफ नामजद किया है। वो ये किया है कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है 129 PS 129 की, वो इस बात पर कि उन्होंने कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ से पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार जीता है, ना कि मैं। ये मुझे खैरात में दी गई सीट है और उसको मैं नहीं चाहता और नहीं लेना चाहता। ये तमाम सियासी मामले आपके सामने पेश नज़र हैं और इंशाल्लाह एक जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। वो ये है कि जब मौलाना फजल रहमान के साथ असद कैसर साहब की मुलाकात हुई, अभी तक कुछ बाहर नहीं आया है कि वो मुलाकात क्यों हुई है, कैसे हुई है। पहले भी मुलाकात होती रहती थी, ये हुकूमत साजी के माहौल से पहले भी इमरान खान साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात होती रहती थी। और अब जो असद कैसर साहब उनके घर गए और जो भी मुलाकात हुई है, अभी मालूम नहीं हुआ कि इसका क्या निचोड़ निकला है। तो नई वीडियो में इसको भी देखेंगे कि इसका क्या निचोड़ है। जब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।